दिल्ली विश्वविद्यालय अपने यहाँ मनुस्मृति को सिलेबस में शामिल करने जा रहा है। वही मनुस्मृति जिसे 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जलाया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग तर्क दे रहे हैं कि न्याय शास्त्र में मनुस्मृति को पढ़ाना जरूरी है ताकि विश्लेषण की क्षमता बढ़े और भारतीय दर्शन और ज्ञान मीमांसा से रिश्ता गहरा हो। लेकिन यही दिल्ली विश्वविद्यालय अपने यहां से 300 रामायण, कांचाइलैया की किताबें, महाश्वेता देवी की द्रौपदी जैसे टेक्स्ट को अपने यहां सिलेबस से निकाल देता है, यह कह करके कि इनसे दिक्कत हो रही है। क्या है मनुस्मृति और क्यों दिल्ली विश्वविद्यालय इसे पढ़ाना देना चाहता है, इसके सिलेबस में शामिल किए जाने का क्या तर्क है और इससे क्या क्या बदल जाएगा। 2024 के भारत में वापस एक विश्वविद्यालय मनुस्मृति की तरफ लौट रहा है। इस बात के कितने गहरे मायने हैं, आज के वीडियो में थोड़ी पड़ताल व्यवस्थित तौर पर इसकी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का विधि संकाय अपने यहां कानून के विद्यार्थियों के लिए मनुस्मृति को सिलेबस में शामिल किए जाने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की सर्वोच्च कमेटी के सामने पेश कर रहा है। यह तर्क देकर के कि जीएन झा द्वारा मेधा तिथि के मनुभाष्य के साथ मनुस्मृति को आगामी शैक्षणिक सत्र से बैचलर ऑफ लॉज या लेगम बैकालॉरियस यानी एलएलबी में स्नातक पाठ्यक्रम के पेपर की यूनिट वी विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद के तहत सेमेस्टर 1 में सुझाए गए पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाएगा, ताकि विधि के विद्यार्थियों को भारतीय दर्शन मीमांसा से रिश्ता गहरा हो। और वहां के लोगों से जब ये पूछा गया तो उन प्रोफेसरों ने इसका बचाव करते हुए तर्क दिया कि इससे भारतीय दर्शन परंपरा, चिंतन परंपरा से विद्यार्थियों का एक रिश्ता होगा। ये विश्लेषणात्मक पेपर है ताकि इसके पक्ष और विपक्ष में बातचीत होगी। कितना अच्छा लगता है कि हाँ, जिस बात के लिए विश्वविद्यालय बने हैं उसी बात के लिए मनुस्मृति को शामिल किया जा रहा है। तो विश्वविद्यालय यानी जिसके नाम में ही विश्व जुड़ा हुआ है, यानी वैश्विक ज्ञान के केंद्र होते हैं, इस बात से किसी को गहरी आपत्ति नहीं होगी कि मनुस्मृति इसमें शामिल कर रहे हैं। आप मनुस्मृति शामिल करें ताकि विद्यार्थी पढ़ें, जानें, समझें कि मनुस्मृति किस कदर महिला विरोधी, शूद्र विरोधी, वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने वाली, एक जाति के वर्चस्व को स्थापित करने वाली एक ऐसी किताब है जिससे आजिज आकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जला दिया था। महात्मा ज्योतिबा फूले ने इसकी कट्टर आलोचना की थी और भारत के संविधान लागू हो जाने के बाद से यह तय किया था इस मुल्क ने अपने यहां के बाशिंदों की जहन में कि अब यह देश भारत के संविधान से चलेगा, न कि किसी किस्म की मनुस्मृति या उसकी प्रवृत्ति से चलेगा। लेकिन एक विश्वविद्यालय अपने यहां यह घोषणा कर रहा है कि अब वह एक पाठ्यक्रम के रूप में अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मनुस्मृति पढ़ाएगा। क्या है मनुस्मृति, थोड़ा इसका विश्लेषण कर लें और उसके बाद उस विश्लेषण करने वाली तर्क का विश्लेषण करेंगे कि जिस तर्क से मनुस्मृति को तो शामिल किया जा रहा है, लेकिन किन किन टेक्स्ट को विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम से निकाल दिया। क्या है मनुस्मृति और बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों इसे जलाया। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं जिनमें 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है। मनुस्मृति की रचना ईसा के जन्म से 200-300 सालों पहले से शुरू हुई मानी जाती है। पहले अध्याय में प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों, उनके पेशों, ब्राह्मणों की महानता जैसे विषय शामिल हैं। दूसरा अध्याय ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरे अध्याय में शादियों की किस्मों, विवाहों के रीति रिवाजों और श्राद्ध यानी पूर्वजों को याद करने का वर्णन है। चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म के कर्तव्य, खाने या न खाने के नियमों और 21 तरह के नरकों का जिक्र है। 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों, शुद्धता और अशुद्धता आदि का जिक्र है। 6ठे अध्याय में एक संत और 7वें अध्याय में एक राजा के कर्तव्यों का जिक्र है।
8वां अध्याय अपराध, न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों पर बात करता है। 9वां अध्याय पैतृक संपत्ति, 10वें अध्याय में वर्णों के मिश्रण, 11वें अध्याय में पाप कर्म और 12वें में 3 गुणों व वेदों की प्रशंसा है। मनुस्मृति की मूलतः यही रूपरेखा है। इससे सबसे गहरी आपत्ति विद्वानों में यह मिलती है। राजीव लोचन कहते हैं कि जब बुद्ध संघों की भारत में ख्याति फैलने लगी थी तो ब्राह्मणों ने प्रभुत्व कम होता देख इस किताब को लिखकर अपने प्रभुत्व को फिर से जमाने की कोशिश की। उन्होंने एक मिथक रचा कि ब्राह्मण का स्थान समाज में सबसे ऊपर है और समाज में ब्राह्मणों और दूसरे लोगों के लिए अलग अलग नियम हैं। वर्णों के मुताबिक इसी वजह से ब्राह्मणों की कम सजा मिलती थी लेकिन दूसरे लोगों को कड़ी सजा मिलती थी। ये किताब बताती है कि किसी भी स्थिति में ब्राह्मणों का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी महिला का कल्याण तभी हो सकता है जब एक पुरुष का कल्याण हो जाए। एक महिला को किसी तरह के धार्मिक अधिकार नहीं है, वो अपने पति की सेवा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। मनुस्मृति इसी का दस्तावेज है। बीबीसी के इस लेख में आगे विस्तार में यह टिप्पणी है कि मनुस्मृति ने शूद्रों के शिक्षा पाने के अधिकार को खारिज कर दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 जुलाई 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में, जो वर्तमान के रायगढ़ जिले में आता है, उसके महाद में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया था। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं कि मनु ने 4 वर्ण व्यवस्था की वकालत की थी। मनु ने इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की है, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए थे। मनुस्मृति के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर कौन थे शूद्र और एलिमिनेशन ऑफ कास्ट किताब में भी जिक्र करते हैं, इस वजह से कि इस दौर में महिलाओं और दलितों को सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार न हो। इसके साथ ही ब्राह्मणों के प्रभुत्व की वजह से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था एक कई मंजिला इमारत जैसी होती है, जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती है। वर्ण व्यवस्था को सिर्फ कर्म के आधार पर नहीं बल्कि काम करने वाले इंसानों के आधार पर भी बांट दिया गया। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय कानून के विद्यार्थियों को नए कानून संहिता के साथ अतीत के पुराने कानून संहिता को पढ़ाने के तर्क से मनुस्मृति को पढ़ाना चाहता है और यह कहना चाहता है कि वो नियम कानून कैसे बने थे। अभी मैंने सिलसिलेवार थोड़ा सा परिचय दिया कि वो नियम कानून क्या बने थे, महिलाओं के कितने विरोध में थे, वर्ण व्यवस्था के समर्थन में थे, शूद्रों के शिक्षा, आर्थिक संपन्नता और अवसरों के विरोध में थे, ब्राह्मणों के वर्चस्व को कायम करने के लिए थे और तमाम तरह से एक घोर अमानवीय नियमों के पुलिंदे के रूप में इस देश और समाज पर थोपे गए थे। मनुस्मृति को बहस में शामिल करने का तर्क लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय इसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने की कवायद कर रहा है। थोड़ा इतिहास में लौटें कि यही दिल्ली विश्वविद्यालय अपने बहस, तर्क, वितर्क के इस लॉजिक के साथ इन मसलों पर क्यों नहीं सामने आया। साल 2011 में जब हिंदू कट्टरपंथी संगठनों के विरोध में प्रसिद्ध विद्वान ए.के. रामानुजन के निबंध 300 रामायण को सिलेबस से निकाल दिया गया था। दूसरा वाक्य मिलता है जब डीयू ने कांचाइलैया की 3 किताबें हटाने का प्रस्ताव रखा, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात तब मिलती है जब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग ने 2 दलित लेखकों बामा और सुकीर्थनी को अपने सिलेबस से हटाने का फैसला किया, जिनकी जगह उच्च जाति की लेखिकाओं को शामिल किया और महाश्वेता देवी के प्रसिद्ध लघु कथा द्रौपदी को हटाने का निर्णय लिया था। महाश्वेता देवी की लघु कथा द्रौपदी आदिवासी महिलाओं के शोषण, अन्याय, अत्याचार पर आधारित थी। उसे सिलेबस से हटाया गया। इससे डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन क्यों नहीं किया गया? कांचाइलैया की पुस्तकों के साथ डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन क्यों नहीं किया गया? ए.के. रामानुजन के 300 रामायण के साथ डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन क्यों नहीं किया गया? बाद के दिनों में इसी दिल्ली विश्वविद्यालय ने पूर्व औपनिवेशिक भारतीय साहित्य नामक एक अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक पेपर में चंद्रवती रामायण को तुलसीदास से बदलने का निर्देश दिया। रामायण का नारीवादी पाठ हटा दिया गया।
2019 में गुजरात और मुजफ्फरनगर में हुए दंगों पर अंग्रेजी पाठों को पठन सूची से हटाने और बदलने पर विवाद हुआ था। इतिहास विभाग में भी डेमोक्रेसी एट वर्क पेपर के हिस्से के रूप में नक्सलवाद को पढ़ाए जाने पर आपत्ति की गई। समाजशास्त्र में नंदिनी सुंदर की पुस्तक सबाल्टर्न एंड सॉवरन एन एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बस्तर के एक अध्याय को लेकर विवाद किया गया। विवाद तब हुआ जब उनके मुताबिक सिलेबस नहीं था। इस पर भी थोड़ा बहस, तर्क वितर्क होने दिए होते। जो तर्क दिया जा रहा है कि मनुस्मृति को इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को विश्लेषण करने का अवकाश मिल रहा है, तो इन टेक्स्ट के साथ विश्लेषण करने का यह तर्क क्यों नहीं काम करता है। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में सारे टेक्स्ट पढ़ाए जाएं। एक एकेडमिशियन के तौर पर, कलम और किताब से अपने गहरे रिश्ते के तौर पर हम चाहते हैं कि आप अगर सत्ता में हैं और मनुस्मृति पढ़ाना चाहते हैं तो उसके बगल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक एनिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर शूद्रास और द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। अगर आप मनुस्मृति पढ़ाना चाहते हैं तो महात्मा ज्योतिराव फूले की गुलामगिरी को उसी सिलेबस की एक रेफरेंस बुक की तरह क्यों न शामिल कर दिया जाए। बहस होगी तो थोड़ा खुलकर हो, थोड़ा और खुलकर हो। आपकी ताकत है, आप हिंदू अध्ययन केंद्र बना रहे हैं। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति एक पुजारी की मानंद विश्वविद्यालय परिसर के भीतर हवन और यज्ञ कराते हुए हिंदू अध्ययन केंद्र की पैरवी कर रहा है, तो यही कुलपति क्या किसी और धर्म के अध्ययन केंद्र की पैरवी कर सकेगा। बुद्धिस्ट अध्ययन केंद्र की स्थिति इन विश्वविद्यालयों में क्या है, कभी खोज कर देखिएगा। रिसर्च के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि जरा आप इन तस्वीरों को गौर से देखें। जब 22 जनवरी को इसी दिल्ली विश्वविद्यालय ने जय श्री राम का नारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगा दिया था, किसी और धर्म और किसी और मान्यता के साथ वो लोग क्या ये कर सकते हैं विश्वविद्यालय में। हम तो चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में आप बंच ऑफ थॉट भी पढ़ाओ, लेकिन थॉट्स ऑफ अंबेडकर भी पढ़ाओ। हम चाहते हैं कि गोडसे भी पढ़ाओ तो गांधी भी पढ़ाओ। हम चाहते हैं कि गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर को भी सिलेबस में शामिल करो, लेकिन उसके बगल में फूले, अंबेडकर, पेरियार को भी शामिल करो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जाति तोड़ो और हिंदू बनाम हिंदू को भी शामिल करो। तब न खुल करके डिबेट, डायलॉग और डिस्कशन होगा। इस देश की अमानवीय परंपरा के मुताबिक मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ बना है जिसने वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया, अमानवीय परंपराओं को स्थापित किया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस पुस्तक को जलाते हैं। उन्होंने किताब लिख करके भी बहुत सारी चीजों का जवाब दिया है, लेकिन कुछ चीजें इतनी नकारात्मक होती हैं कि उनका दहन करके एक मैसेज देने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया। लेकिन अफसोस कि भारत देश में आज भी राजस्थान के हाई कोर्ट के सामने मनु की प्रतिमा मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट का जब मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि वहां के लोग बताते हैं कि उस समय वहां के बार एसोसिएशन में सारे सवर्ण लोग भरे पड़े थे। मनुस्मृति की आज पैरवी कौन करता है? केवल और केवल सवर्ण लोग करते हैं। परंपरा, अतीत और इतिहास के नाम पर, संस्कृति और दर्शन के नाम पर आप अगर अपने विचार की चीजों को पूरे विश्वविद्यालय तंत्र के ऊपर अगर थोपेंगे तो आप कौन सी पीढ़ी बनाना चाहते हैं? अगर आपकी नीयत सही होती तो आप मनुस्मृति के साथ एनिलेशन ऑफ कास्ट और गुलामगिरी को भी सिलेबस में शामिल करने की बात करते। आप महाश्वेता देवी के द्रौपदी को, ए.के. रामानुजन के 300 रामायण को, कांचा इलैया की पुस्तकों को सिलेबस से बाहर करने के लिए पैरवी न करते। इसका मतलब आप पूरे विश्वविद्यालयों को अपनी विचारधारा के अड्डे बना देना चाहते। वही विचारधारा जिस आरएसएस से कुलपति बनाए जा रहे हैं, प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं, प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं और सारे एक धर्म का और एक विचारधारा का वर्चस्व कायम करेंगे, तो फिर कहां गया डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन?
इस दिल्ली विश्वविद्यालय की जब ये हाल है, तो कौन इस देश में डिबेट करेगा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में से भी डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत तक बदला जा रहा है, क्योंकि वहां भी धर्म और संस्कृति के नाम पर केवल सवर्ण हिंदूवादी सनातनी परंपरा के नाम पर आरएसएस की विचारधारा के लोग इन चीजों पर काबिज करना चाहते हैं। वही आरएसएस जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का विरोध भी करती है। इस खबर का शीर्षक गौर से देखिए। संविधान बनने के बाद आरएसएस ने की थी मनुस्मृति की मांग। 1993 में संविधान को बताया था हिंदू विरोधी, और उसके बाद जोड़ लीजिएगा 2024 का चुनाव कि 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदलना है। यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, अपने सत्ता को कायम करने के लिए, अपनी कल्चरल हेजेमनी को कायम करने के लिए उसे देश की संस्कृति, देश की परंपरा और देश के अतीत का नाम देकर पूरे देश की विविधता के ऊपर थोप रहे हैं, क्योंकि वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और इसी क्रम में वो एनसीईआरटी की पुस्तकों का सिलेबस बदल रहे हैं, वो विश्वविद्यालय में मनुस्मृति ला रहे हैं। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इस देश में कानून की संहिता बने। वो चाहते हैं कि वही कानून चले जिसमें स्त्री गुलाम हो, शूद्र गुलाम हो, वर्ण व्यवस्था लागू हो, ब्राह्मण वर्चस्व लागू हो और विषमता मूलक समाज बने। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब के संविधान के बाद समता मूलक समाज बने। इस बात को इस देश के नागरिक कितना गौर से समझेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी आपको आगाह करने की। कल को आपके बच्चे इन्हीं स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिला लेंगे, अगर वो दाखिला लेने लायक रहे तो। स्कूलों में हिंदू धर्म की तमाम संस्कृतियों पर विद्यार्थियों को मैंडेटरी करके, यानी जरूरी बना करके संस्कृति के नाम पर एक ही धर्म का प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बाबाओं की दुकानदारी बढ़ती जा रही है। तर्क, विवेक, ज्ञान, प्रज्ञाशील, करुणा, इसका विचार सिलेबस से हटाया जा रहा है। पूरे पाठ्यक्रम को सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है और कबीर के दोहे से लेकर के प्रगतिशील पाठ को पाठ्यक्रमों से बाहर किया जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि सारा जोखिम उठाकर आपसे इसे साझा करें। हमने यूं ही नहीं प्रोफेसर की डायरी लिखी थी, हम चाहते थे कि आप ये सब किस्से जानें कि आपके देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में बर्बादी का क्या आलम है। ये तो एक वानगी है। अगर अब भी न संभले तो आपके स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सिलेबस घोर सांप्रदायिक हो जाएंगे। फिर पता नहीं बचाने का मौका भी बचेगा या नहीं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।